आप किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में देखोगे तो वहाँ पर हज़ारों केस होते हैं और दिन भर जज ना जाने कितने ही केस सुनते हैं और फैसला सुनाते हैं। अब आप खुद सोच कर देखो कि किसी केस की हियरिंग के लिए अपराधियों को कोर्ट में बुलाया जाता है, और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट हो, और उसके चीफ जस्टिस केस के आते ही बिना फाइल देखे अपराधियों को ये बात कहें कि अच्छा ये तुम्हारा केस है, तुम वही हो ना जिसने एक ब्राइट स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था, उसके जिस्म पर 17 बार एक नुकीले कांच से हमला किया था, और जब तुम कत्ल कर रहे थे उस वक्त उसके फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आ रहा था। और देखो मुझे ये सब आज भी याद है, क्योंकि जिस बेरहमी से तुमने इस कत्ल को अंजाम दिया था वो मुझे आज भी बेचैन कर देता है, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ये केस कैसा होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड नेहा शर्मा। कहानी की शुरुआत होती है मोहब्बत की नगरी आगरा से। 15 मार्च 2013। आगरा में एक जगह है खेलगांव, और इस खेलगांव में एक शख्स सड़क से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक लाल रंग की अल्टो कार पर पड़ती है। वो कार के करीब जाता है तो देखता है कि उस कार में कोई नहीं है, और जिस लावारिस तरीके से वो कार सड़क पर खड़ी हुई थी इससे उस शख्स को कुछ शक होता है, और वो पुलिस को कॉल कर ये पूरी बात बता देता है। अब पुलिस उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि हाँ, खबर सही है, वो कार लॉक थी। तो पुलिस किसी तरीके से उस कार को खोलती है, पर उन्हें उस कार में से कुछ नहीं मिला, लेकिन कार की सीट पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस उस कागज़ के टुकड़े को खोलकर देखती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया और आगे से एक शख्स कॉल उठाता है और बताता है कि मेरा नाम ऋषिपाल शर्मा है। तो पुलिस ने पूछा कि सड़क पर लावारिस तरीके से इस नंबर प्लेट की कार खड़ी हुई है और इसकी सीट पर आपका फ़ोन नंबर मिला। ऋषिपाल ने जवाब दिया कि ये तो मेरी गाड़ी है, सुबह मेरी बेटी को कॉलेज जाना था तो वो इस कार को घर से लेकर निकली थी। मैं और उसकी माँ उसको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब माँ बाप परेशान हालत में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ नेहा शर्मा ने पहले MSc किया, फिर MPhil, और अब आगरा के दयालबाग इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की PhD कर रही थी। तो हर रोज़ की तरह आज भी नेहा इंस्टीट्यूट के लिए घर से निकली थी, और इंस्टीट्यूट जाने के बाद उसकी माँ से उसकी बात भी हुई, लेकिन दोपहर के 3 बजे तक उसको घर लौट जाना चाहिए था, पर वो आज नहीं लौटी। इसलिए उसकी माँ ने परेशान होकर उसको कॉल किया। बेल भी गई लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बार बार कॉल करने पर एक लड़के ने कॉल उठाई और आगे से कहा कि दीदी सदर बाजार गई है, और बस इतना कहते ही उसने कॉल रख दिया। अब माँ ने सोचा कि किसी काम से गई होगी, लेकिन फिर मन में ये भी बात थी कि कॉल कोई और क्यों उठा रहा है, इसलिए वो बार बार फिर से कॉल करती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं। कोशिश करते करते एक बार फिर से फ़ोन उठा और आगे से फिर से एक लड़का बोलता है कि दीदी पिक्चर देखने आई है, और अभी वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हैं, और बस इतना कहते ही वो कॉल रख देता है। और इसके बाद से नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने ये बयान दर्ज करा और अपनी एक टीम नेहा को ढूंढने के लिए लगा दी। सदर बाजार, थिएटर, हर जगह पर नेहा को ढूंढा गया, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते अगला दिन 16 मार्च भी आ गया है, लेकिन अब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए पुलिस नेहा के इंस्टीट्यूट में जाकर पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार नेहा को इसी इंस्टीट्यूट के बायोटेक्नोलॉजिकल लैब के पास देखा गया था। अब पुलिस ने उस लैब की तलाशी लेने का फैसला लिया, और जैसे ही पुलिस लैब का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस सन रह गई। लैब का पूरा फर्श खून से सना हुआ था और उस फर्श पर नेहा की लाश पड़ी थी। लाश बहुत ही आपत्तिजनक हालत में थी और पुलिस देखकर ही समझ गई कि नेहा को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। अब इसके बाद माँ बाप को खबर की गई और उनका अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर सीना फट गया। खैर पुलिस अपना काम करती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। पूरे इंस्टीट्यूट के साथ साथ पूरे आगरा में मर्डर की बात फैल गई। स्टूडेंट्स ने भी गुस्से में आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस पर भी प्रेशर पड़ने लगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, लेकिन पुलिस को अब तक नेहा के मर्डर की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी।
लेकिन एक दिन इसी इंस्टीट्यूट का एक स्टाफ मेंबर पुलिस को बताता है कि एक लड़का है जिसका नाम है उदय स्वरूप, आप उससे पूछताछ करो। उदय काफ़ी बड़े घर का लड़का था। उसके नाना रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और साथ ही उस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे। खैर पुलिस ने उदय से पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन तभी पुलिस को ये पता चलता है कि जिस लैब में ये मर्डर हुआ था उसी लैब के पास कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और उस काम का जो ठेकेदार था उसका नाम था विशाल शर्मा। अब पुलिस इस उम्मीद में कि जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ था उस दिन विशाल साइट पर था तो शायद उससे पुलिस को कोई लीड मिले, पुलिस उसके घर पहुंचती है। लेकिन पुलिस ने वहां देखा कि घर के बाहर जो विशाल की साइकिल खड़ी है उस पर लाल लाल धब्बे लगे हैं। साथ ही वहां पर विशाल के कपड़े और जूते भी थे जो धोकर सुखाने रखे थे और उन पर भी लाल लाल से निशान थे। तो पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने विशाल को अरेस्ट कर लिया। पुलिस विशाल से पूछताछ करती है और वो हर बार यही जवाब देता है कि वो बेकसूर है। पुलिस ने विशाल के कपड़े, साइकिल, जूतों को फोरेंसिक के लिए भी भेज दिया था। अब 3 दिन हो गए और विशाल पुलिस की कस्टडी में है और वो हर बार यही जवाब दे रहा है कि वो बेकसूर है। फिर तीसरे दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा था कि ये खून नहीं बल्कि पेंट के निशान हैं। अब पुलिस के हाथ फिर से कुछ नहीं लगा और उन्होंने विशाल को छोड़ दिया। इसी बीच नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें लिखा था कि कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग है, लेकिन रेप हुआ है या नहीं ये साफ नहीं था। उधर लिखा था कि हो भी सकता है और नहीं भी। अब पुलिस को लगता है कि वो कुछ तो मिस कर रही है, इसलिए वो दोबारा अपनी एक टीम को लेकर उस लैब में जाती है जहां पर मर्डर हुआ था। लेकिन इस बार वो अपने साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर जाती है और इस बार पुलिस को फर्श के ऊपर से कुछ बाल मिलते हैं और उन बालों को पुलिस फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इधर फिर कुछ स्टूडेंट्स पुलिस को बताते हैं कि अगर आपको सच जानना है तो उदय पर नज़र रखें और पजल सुलझ जाएगी। अब पुलिस दोबारा उदय से पूछताछ करने के लिए उदय के घर पहुंची, लेकिन वो पावरफुल लोग तो वो उल्टा पुलिस पर ही केस कर देते हैं कि पुलिस हमारी फैमिली को हैरेस कर रही है। तो पुलिस भी डर जाती है कि एक तो पहले ही केस सॉल्व नहीं हो रहा और ये भी कहीं कोर्ट ना पहुंच जाए। पर अब पुलिस को एक लीड मिलती है। एक विटनेस ने बताया कि उसने इंस्टीट्यूट के टेक्नीशियन यशवीर संधू को 15 मार्च को उस अल्टो कार में देखा था। अब पुलिस तुरंत यशवीर संधू को उठा लेती है और पूछताछ में वो डर के मारे पुलिस को बता देता है कि हाँ मैं उस दिन गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया और ना मुझे पता है कि किसने किया है। मुझे वो गाड़ी उधर छोड़ने के लिए उदय ने कहा था। लेकिन अब पुलिस उसे हाथ डालने से झिझक रही है कि एक पक्के एविडेंस के बिना उसे कैसे अरेस्ट करें। पर तभी एक अच्छी चीज़ हो गई, वो जो बालों के सैंपल लैब से कलेक्ट किए गए थे वो उदय से मैच कर गए। अब एविडेंस था और शक की कोई वजह नहीं थी तो पुलिस उदय को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है और आखिर में वो टूट जाता है और बता देता है कि हाँ नेहा का खून मैंने किया है। अब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उदय पर जो धाराएं लगाई गई वो सिर्फ मर्डर की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं था कि रेप हुआ है या नहीं। इस चीज़ से लोगों में बहुत ही गुस्सा भर गया कि पुलिस ने आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन की है, इसलिए वो इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हैं और आखिरकार यूपी पुलिस इस केस को सीबीआई को सौंप देती है और 29 अगस्त को सीबीआई अपनी जांच शुरू भी कर देती है। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि मार्च 2013 का ये मामला था और फरवरी 2014 में कोर्ट ने इन दोनों को बेल भी दे दी। खैर सीबीआई इस केस की दोबारा अच्छे से जांच करती है और पाती है कि हाँ नेहा शर्मा का रेप हुआ था। उदय सबसे पहले तो उसका रेप करता है और जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने लैब में पड़े एक शीशे से नेहा की बॉडी पर 17 बार वार किया। इसके बाद कोर्ट इन दोनों की जमानत को खारिज कर देती है। अब बेल मिल नहीं रही थी तो उदय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और तब चीफ जस्टिस गोगोई ने उससे वो बात कही जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई और उसकी जमानत को खारिज कर दिया। हालांकि आज भी ये केस चल रहा है। 2013 का ये मामला है और आज 2024 है, लेकिन अभी तक इस केस पर कोई भी फैसला नहीं आया। आज भी नेहा के माँ बाप इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।
एक निर्भया को तो इंसाफ मिल गया था, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी नेहा जैसी लड़कियां हैं जो आज तक इंसाफ की ताक में बैठी हुई हैं। आप सबको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बता दो। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।